पहले तिलक कलावा, तभी गरबे में आना। तुलसी पत्र गोमूत्र कलावा, आधार भी साथ ही लाना। नो एंट्री फॉर भाईजान, सनातनी इंतजाम। भाईजान को पैगाम, गरबे में तुम्हारा क्या काम। हमारे पूरे भारत में लगातार धर्मांतरण लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है। उस हिसाब से मेरा मानना है कि पूरे भारत में 2 लाख लोगों का चाहे ईसाईकरण या इस्लामीकरण हो रहा है। सनातन की लक्ष्मण रेखा, गरबा पर दंगल छिड़ा। नवरात्रि में देश भर में रौनक है। दुर्गा पंडाल सज रहे हैं, डांडिया गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस आयोजन के बीच एक नया ऐलान भी हो गया है। नवरात्रि के उत्सव में खलल डालने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। गरबा डांडिया के पंडाल में पहचान छिपाकर घुसने वालों के खिलाफ मुहिम तेज की गई है। मुंबई से लेकर भोपाल तक, जयपुर से लेकर हैदराबाद तक बिना कलावा तिलक लगाए एंट्री नहीं होगी। लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। आईडी कार्ड की जांच के बाद ही अब एंट्री की जा सकती है। वहीं पंडालों के बाहर लव जिहाद के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, तो गरबा खेलने पहुंच रहे लोगों के लिए तिलक कलावा और आईडी कार्ड चेक करना अनिवार्य कर दिया गया है। कई जगहों पर गोमूत्र का पान करने के बाद ही पंडाल में आने की परमिशन होगी। लखनऊ में भी हिंदू रक्षा दल की ओर से लव जिहाद को रोकने के लिए नवरात्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले मुंबई लेकर चलते हैं, जहां मलाज इलाके में गरबा पंडाल के अंदर लव जिहाद के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ लोगों को मैसेज देने की कोशिश है कि सनातन के पथ पर चलते रहें, किसी के बहकावे में ना आए। देश भर में इस वक्त नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि की विशेषता है कि 9 दिनों तक देवी के सामने गरबा खेला जाता है और ये भक्ति और एक श्रद्धा का त्यौहार है। लेकिन इस बार कई हिंदू संगठन, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उनकी तरफ से एक मांग निकलकर सामने आई है कि इन ग्राउंड्स पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। और ये मांग केवल मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। कई राज्यों से इस तरह के पोस्टर्स और बैनर भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें हिंदू महिलाओं और हिंदुओं को संगठित करने की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके त्यौहार में किसी भी गैर हिंदू की एंट्री ना हो। हम इसी प्रकार मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हैं और आपको सीधा उस ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, जहां पर आपको नजर आएगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो आयोजन किया गया है, या फिर यहाँ पर जिस पंडाल को तैयार किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है। अगर बात की जाए तो कुछ और भी पोस्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन। तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं ये कई जगहों पर, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए भोपाल की, राजस्थान की और कई ऐसे स्टेट्स की जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, गुजरात में कई ऐसे पोस्टर्स देखने को मिले। महाराष्ट्र के नागपुर में भी हमने देखा कि एंट्री पॉइंट्स पर भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई थी। इसी प्रकार यहाँ पर एक और पोस्टर लगा हुआ है जो चर्चा का विषय बना है लव जिहाद को लेकर। इस पर साफ तौर पर लिखा है कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। इस पोस्टर्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं हो रही हैं। जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं देश को अलग करने की एक राजनीति की जा रही है। दो जो समूह होते हैं, जो दो धर्म होते हैं, उनमें विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, मुंबई नहीं, एमपी के भी कई शहरों में नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है। बिना आईडी चेक किए पंडालों में लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां भी हिंदू संगठनों की तरफ से एंट्री गेट पर ही कलावा बांधकर प्रवेश करना होगा। माथे पर तिलक लगाकर वेलकम किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर आईडी और बिना वेरिफिकेशन के कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं होगा। कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
नवरात्र के त्योहार की पूरे देश पे धूम है। डांडियों की थाप पे पूरा देश जो है इस वक्त मचल रहा है। राजधानी भोपाल में भी यही माहौल है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने गरबा पंडालों में प्रवेश के जो है नियम बना दिए हैं, और वो नियम, इनकी गाइडलाइन जो है वो साफ तौर पर तय है। जिहादियों को इनके मुताबिक, जो गैर हिंदू हैं, उन्हें प्रवेश गरबा पंडालों में नहीं करने दिया जाएगा। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से आधार कार्ड चेक हो रहे हैं। एक एक का आधार कार्ड चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद तिलक लगाया जा रहा है और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, लंबी भीड़ लगी हुई है, लेकिन जो तमाम लोग यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में कलावा पहनेंगे, तिलक लगाएंगे और अपना आधार कार्ड चेक करेंगे। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, यही भीड़ तमाम गरबा पंडालों में है, लेकिन सोशल पुलिसिंग, जो हिंदू पुलिसिंग है, वो हिंदू संगठन खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं। तमाम इस तरीके से न केवल कलावा बांधा जा रहा है, तिलक दिया जा रहा है, एक एक के आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, और यही माहौल प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी है। और पुलिस ने भी बाकायदा, जो प्रशासन है, आधार कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश की बात कही है। बात जयपुर की भी कर लेते हैं। जयपुर में भी गरबा आयोजन को लेकर अलर्ट है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। बाल मुकुंद ने कहा कि महोत्सव में गैर सनातनियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गैर सनातनी गरबा महोत्सव में रंग में भंग न डाले। कई सालों से लगातार गरबा महोत्सव में शिकायतें आ रही हैं। इस साल कोई भी गैर सनातनी गरबा आयोजन में घुसता है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और हो, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। सनातनियों को भी और गैर सनातनियों को भी समझने की आवश्यकता है। जब उत्सव त्यौहार सनातनियों का है तो नेचुरली कि सनातनियों का ही उत्सव है, तो सनातनियों को भाग लेना ही चाहिए। फिर भी बहुत सी जगह से ऐसी शिकायत आती है कि इस गरबा महोत्सव में गैर सनातनी लोग, मानो कोई मुस्लिम समाज के हैं कि कोई और अन्य समाज के हैं, वो भाई बन के, रिश्तेदार बन के या मित्र बन के कहीं प्रवेश कर जाते हैं, और फिर कई बार वहाँ पर दुर्घटना घट जाती है कि उनकी किसी हरकत से वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है। उनके गैर सनातनी का पता चलने से गरबा महोत्सव में, माई के उस उत्सव में कहीं ना कहीं रंग में भंग हो जाता है। वो उचित नहीं है। तो मेरा तो अनुरोध है, निवेदन है कि कोई गैर सनातनी इस महामाई के रास में आना चाहता है तो सनातन अपना कर आए। गंगा जल भी पिलेगा, वहाँ माई का तिलक भी लगेगा, वह माई का प्रसाद भी मिलेगा। द्वार पर ही उसे ये नियम को फॉलो करना होगा। देखिए, हैदराबाद में भी गरबा डांडिया के आयोजन में गैर हिंदू की एंट्री को लेकर वीएचपी बजरंग दल ने मोर्चा खोल लिया है। पंडालों में एंट्री के दौरान कलावा और तिलक अनिवार्य किया गया है। आईडी कार्ड की जांच के बाद ही एंट्री दी जाएगी। हिंदू संगठनों का मानना है कि महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम जरूरी है। हैदराबाद सिटी में करीब 300 जगहों पर डांडिया इवेंट का आयोजन किया गया है। 100% ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग हमारी माता बहनों के साथ में यहाँ पे गरबा माता जी को मनाने के लिए आते हैं, अपनी दुर्गा माता को मनाने के लिए आते हैं। इसीलिए 100% ये चीज़ चेक करने के लिए ज़रूरी आईडी कार्ड वगैरह। जो बात धर्म की होती है, सब कहते हैं कि सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन ऐसे में डांडिया जैसे कार्यक्रम में गैर हिंदू नहीं होना चाहिए, ये कहना कितना सही है? ये बरोबर सही है। देखिए, हम सनातन हैं तो हमें तिलक का इसके लिए यूज़ करना चाहिए। और जबकि हम गैर लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाते, कहीं का ईद होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर हम जाते नहीं है ईद मनाने। वैसे ही हमारी महिलाएं आती हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो हिंदू भाई अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बहन बेटों के साथ खेलना चाहता है, ना कि कोई गैर धर्म के लोगों के साथ। सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि वो लोग मस्ती करने नहीं, एटलीस्ट अपने माता जी के प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहे, माता जी को अपने को बिगाड़ने के लिए। और अभी अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां गौ मांस पर 0 जीएसटी किए जाने पर घमासान हो गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए 26 और 27 सितंबर को पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को नकली गौभक्त करार दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई, जिसमें गौवंश पर जीएसटी 0 किए जाने की बात कही गई है। इसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि वो बीजेपी को बेनकाब करेंगे।
कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाएगी जिसमें जितनी गौशालाएं हैं वहाँ पर हम विजिट करेंगे, जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। मैं मोहन यादव जी फिर से आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर आपने ये 0% गाय माता के मांस पर टैक्स कर दिया, इसलिए मैसेज दिया है कि गाय का मांस एक्सपोर्ट करो, इसका हम विरोध करते हैं। और जो 8 साल से आपने गरीबों को लूटा, छोटे उद्योगपतियों को का नाश कर दिया, लघु उद्योगों को समाप्त कर दिया, उसके दोषी आप हो। इन दोनों मुद्दों को लेकर 26 तारीख को और 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए, गाय माता की रक्षा करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और ये नकली गो भक्तों का चेहरा बेनकाब करेंगे चाहे कुछ हो जाए। दरअसल पूरे देश में जीएसटी रेट में कटौती हुई है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार ने 18 सितंबर को जीएसटी की दरें घटाने के गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस इसी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसी बहाने बीजेपी को गाय विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी का गौ प्रेम केवल दिखावा है, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को राज्य के नियमों की जानकारी नहीं है। एमपी की बीजेपी सरकार ने 2004 में ही गौकशी पर कानून बना दिया था। यहाँ ना तो गौ हत्या की जा सकती है, ना ही उसका मांस बेचा जा सकता है। एमपी में अगर किसी ने गौकशी की तो उस पर 10 साल की सजा का नियम लागू हो सकता है। पटवारी जी शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गोकशी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गोकशी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गोकशी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। अनुराग, जो बात विधायक जी कह रहे हैं, अगर वो बात सही है तो गौ मांस पर जीएसटी होना ना होना, इसकी बात के इंडिकेशन ही क्यों है? निश्चित तौर पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने 2004 का जो गौकशी अधिनियम है उसका जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश में लागू है। लेकिन दरअसल जिस तरीके की बात आती है कि केंद्र सरकार जीएसटी की जो गाइडलाइन तय करती है, राज्य सरकार उन्हीं विनिर्दिष्ट जो सूची होती है उसे आगे करती है। चूंकि जो दावा कर रहे हैं जीतू पटवारी, 18 सितंबर को ये मध्य प्रदेश सरकार का वाणिज्य कर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, 22 तारीख से पूरे देश में जीएसटी लागू हुई। उसमें ज़रूर क्रमांक 0201 में ये लिखा हुआ है और वो लहराते हुए भी यही नजर आया कि गौ वंश का मांस जो है वो अंतर्राज्यीय जो भी होगा, तमाम जो सूची है माल की उसमें ये भी गौवंश का लिखा हुआ है कि मांस अगर अंतर्राज्यीय होता है तो उसे राज्य कर से छूट दी गई है। निश्चित तौर पर सवाल यही उठता है, चूंकि केंद्र की गाइडलाइन है, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन अब जो बीजेपी पर हमला किया है कांग्रेस ने कि गौ प्रेम की बात करने वाली, गांव गाय गरीब की बात करने वाली बीजेपी के शासन में अगर इस तरीके का गलत नोटिफिकेशन निकल रहा है तो निश्चित तौर पर ये चेहरा बीजेपी का उजागर करता है। इसलिए 26-27 2 दिनों को बड़ा आंदोलन तमाम जिलाध्यक्षों से कहा है उन्होंने कांग्रेस के कि वो सड़क पर उतरकर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बीजेपी का असली चेहरा उनके मुताबिक वो बताएंगे। इसके अलावा तमाम जो गायें जो सड़कों पर दिखाई देती है उसे भी वो बिल्कुल ठीक है। एक मौका मिला है कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का और इस मौके को कांग्रेस जरूर जाने नहीं देगी और इस पर लगातार अटैकिंग मोड में रहेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग।
और अब ऑनलाइन बेटिंग केस में क्रिकेट से लेकर फिल्मी हस्तियों से ईडी की पूछताछ जारी है। कल ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से पूछताछ की, तो आज बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बारी है। ईडी आज अपने दिल्ली मुख्यालय में सोनू सूद से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही उर्वशी रौतेला को दोबारा समन जारी कर फिर पूछताछ की तैयारी की जा रही है। कल युवराज सिंह से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। युवराज सिंह सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात 8 बजे के करीब दफ्तर से बाहर निकले। इस दौरान पीएमएलए एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया गया है। अब सोनू सूद के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो अब इसके शिकंजे में आ रहे हैं और इनसे लगातार पूछताछ जारी है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप में ईडी की पूछताछ का सामना करने वाले युवराज सिंह अकेले पूर्व क्रिकेटर नहीं हैं। उनसे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने 2 दिन पहले ही पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का भी बयान दर्ज किया था। इसके अलावा फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज हो चुका है। उर्वशी रौतेला से फिर पूछताछ की तैयारी है। इसके अलावा कल ही एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन का बयान दर्ज किया गया था। और अतुल भाटिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतुल, आप जानकारी दीजिए। एक एक करके बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्या आगे और भी नाम इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं? देखो, देखिए, आज सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है प्राची, और इसके बाद माना जा रहा है कि उर्वशी रौतेला, जिनको पहले पूछताछ के लिए 1xBet मामले के अंदर बुलाया गया था, वो पेश नहीं हुई थी। उनको नया समन जो है वो ईडी जारी करेगी। कल युवराज सिंह से लगभग 7 घंटे ईडी ने पूछताछ की। इससे पहले रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, शिखर धवन, इन सबसे ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। तो 1xBet जिसके अंदर जो रिसीवर थे वो कई लोग थे, यानी कि पैसा जो जाता था वो कई अकाउंट्स के अंदर जाता था और बकायदा कई शेयर कंपनियां बनाई गई थी। और इसके अलावा हवाला का कारोबार का आरोप भी इस ऐप के ऊपर है। तो ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी बात को लेकर है कि जो सेलिब्रिटीज है या जो क्रिकेट स्टार्स है, इनको जो पैसा जो प्रमोशन के लिए इस बैट ने दिया वो किस मोड में दिया, यानी कि उनको क्या हवाला के जरिए पैसे पहुंचा या शेयर कंपनी के जरिए पैसा पहुंचा, इसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। यही कारण है कि इन तमाम सुपरस्टार्स हैं और इसके अलावा जो क्रिकेट स्टार्स हैं, उनको ईडी यहाँ पर एक एक करके पूछताछ के लिए बुला रही है। तो आज का दिन काफी अहम है क्योंकि सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 11 बजे का उनको सम्मन था, लेकिन अभी तक वो ईडी हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे हैं। तो माना जा रहा है ठीक, आप नजर बनाए रखें अतुल। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। और अभी मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रायसत्ती थाने में जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उनके बेटे समेत 3 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी करने के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि जावेद हबीब ने कंपनी के जरिए सैकड़ों लोगों से निवेश के नाम पर ठगी की, मुनाफा देने के नाम पर लोगों से निवेश करवाया और फिर वो निवेश करने वाले ऐप को ही खत्म कर दिया गया। जावेद ने इस कंपनी में निवेशकों को जोड़ने और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें भारी नुकसान हुआ और कंपनी की ओर से किसी तरह का कोई रिटर्न पेमेंट भी नहीं किया गया। संभल के एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जहां जांच में ये सामने आया कि जावेद हबीब और अन्य लोगों ने मिलकर हयातनगर थाना क्षेत्र के रॉयल पैलेस में सम्मेलन किया। इसमें 100 से 150 लोग शामिल हुए और इन्हीं लोगों को मुनाफा दिए जाने का लालच भी दिया गया था। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बताइए पूरा मामला क्या है? अब तक तो हम लोग जावेद हबीब को जानते थे, हेयर ड्रेसर की, बाल बहुत अच्छे काटते हैं वो, लेकिन अब एक उनका नाम जुड़ा है फ्रॉड के साथ। संभल में करीब 100 से 150 लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में जावेद हबीब जो है अपने बेटे के साथ उन्होंने एक कंपनी FLC वहाँ पे लॉन्च की थी और लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि अगर आप पैसा जमा करेंगे तो 50% से लेके 75% तक आपका पैसा बढ़ जाएगा। यानी अगर आपने 100 रुपये दिए तो वो 150 रुपया या 175 रुपया हो जाएगा। इस लालच में लोगों ने पैसा जमा कराया। अब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि किसी ने 1 लाख दिया है, किसी ने 5 लाख दिया है, किसी ने 2 लाख दिया है और जावेद हबीब से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ये कह रही है कि अब जावेद हबीब को तलाश करके उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर में ये मामला क्या है। ठीक रुचि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप ठीक कह रही हैं कि अभी तक जानते इस लिहाज से थे कि वो बाल बहुत अच्छे काटते हैं, लेकिन क्या पॉकेट भी उतनी अच्छी तरह से काटते हैं, ये पूछताछ में बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका।
और बात यूपी की, जहां गोंडा में बीजेपी विधायक, ब्लॉक प्रमुख, समर्थक आपस में ही भिड़ गए। एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किया गया। जीएसटी धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान ही ये भारी हंगामा हो गया। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट का शक है। विधायक का दावा है कि उनके 1 दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एमएलए और ब्लॉक प्रमुख के बीच की अदावत कैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट में तब्दील हो गई, ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल जीएसटी धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा ही आयोजन किया गया था जहां बीजेपी के जो एमएलए हैं वो और ब्लॉक प्रमुख के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया। विधायक का दावा यह है कि उनके 1 दर्जन कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। तो जीएसटी का ही धन्यवाद कार्यक्रम गोंडा में आयोजित किया गया था। यहां सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करना था, सरकार के काम के बारे में बताना था, जीएसटी रिफॉर्म के लिए धन्यवाद देना था। लेकिन देखते ही देखते ये धन्यवाद कार्यक्रम जंग का मैदान बन गया। गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों के बीच बवाल पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन टकराएंगे तो डिब्बे क्यों नहीं टकराएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी जाए तो सिर्फ फुटबॉल रुक जाए।